समस्या बेरोजगारी और उससे जुड़ा हुआ पलायन। कोई भी ऐसा गांव, कोई पंचायत ऐसा नहीं मिला है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में, वो प्रखंड टू प्रखंड वेरी कर सकता है, लेकिन अभी तक का मेरा अनुभव है कि 50 से 60% किसी भी गांव में अगर हम लोग जा रहे हैं, 50 से 60% लोग जो नवयुवक हैं वो बाहर जाकर रोजगार करने को मजबूर हैं 10,000, 15,000, 12,000, 20,000 की नौकरी के लिए। और ये लोग दुरूह परिस्थितियों में वहाँ रहते हैं। उनके परिवार के लोग, उनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। बहुत जगहों पर लोगों ने बताया कि वहाँ पर लोगों के साथ दुर्घटना हो रही है, जिसकी इतनी खबर बनती नहीं है। खबर एक एक करके बनती है, लेकिन अगर एक साथ उसको आप देखेंगे तो पिछले 70 दिनों में करीब करीब 40 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं मेरे ध्यान में लाई गई हैं जहां लोगों के साथ बाहर दुर्घटना हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ सीरियस एक्सीडेंट हो गया। कई मामलों में तो लोग अपने परिजनों के लाश तक वापस लेकर नहीं आ पाए हैं। ये स्थिति है पलायन की। दूसरी मैंने जो आपको किसानों की समस्या बताई, वो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं। खाद के बढ़ी हुई कीमत का, खाद की कालाबाजारी, उसका न मिलना, ये बहुत बड़ी समस्या। करीब करीब मैं जब भितियारवा से चला हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ ढाका तक, तो आज करीब 30 प्रखंडों का मैं दौरा कर चुका। हर जगह इन लोगों ने ये बात बताई है। जो लोग गन्ना उगाते हैं, मैंने धान की फसल की समर्थन मूल्य की बात की, गन्ना उत्पादन का भी ये बड़ा क्षेत्र है। गन्ना को लेकर लोगों ने जो बताया कि यहाँ 3 प्रकार की जो गन्ना उपजाया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो पहले बेस्ट क्वालिटी का जो गन्ना है, जो मिल मान रहे हैं बेस्ट क्वालिटी, उसमें रोग ज़्यादा लग रहा है या वो सूख जल्दी रहा है, और उसका जो मूल्य है वो भी यूपी के मुकाबले 40 से 60 रुपए क्विंटल कम है। दूसरी बात, मिलों में जो खरीद में को लेकर हेराफेरी है, धांधलेबाजी है, जो पर्चा सिस्टम है, या हर ट्रेलर पे 5 क्विंटल अनाज वेट में जो चोरी हो रही है, ये बातें तो है ही। जो सेकेंड और थर्ड वेराइटी का गन्ना है उसको मिल वाले खरीद नहीं रहे हैं, वो खरीदते हैं लास्ट में। तो लोगों की शिकायत ये है कि भाई एक तो आप कम दाम पर खरीद रहे हैं, और जब आप उसको लास्ट में खरीदते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर गन्ना उस समय तक सूख जाता है। तो वो दोहरी मार है, एक तो कीमत कम है, और दूसरा गन्ना चूंकि आप लेट खरीद रहे हैं तो 10%, 15%, 20% गन्ना खेत में ही सूख जाता है। इसके अलावा जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, जो सब सरकार की फंक्शनिंग और सरकार की योजनाओं को लेकर 3 जो सबसे ज़्यादा शब्द सुनने को मिले, वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और दलाली का नया नाम, जिसको बिहार में अब हम लोगों ने पीसी कहना शुरू कर दिया है। हर व्यक्ति ये 3 बात हर जगह बताता है। अफसरशाही से परेशानी, अफसरों का जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता है, और तीसरा पीसी, जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं उसमें दलाली। मैं पीसी को दलाली इसलिए कहता हूँ, वो है दलाली ही, उसको एक बढ़िया नाम दे दिया है लोगों ने, पीसी। हर चीज में पीसी, तो नीचे से लेकर ऊपर तक पीसी की व्यवस्था। ये 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं। सरकार को लेकर लोगों के मन में ज्यादातर जगह पे या तो लोग होपलेस हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, इस सरकार से तो कुछ होना नहीं है, या कई जगहों पर लोगों में गुस्सा भी दिखा है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर आदमी गुस्से में ही है, लेकिन जो गुस्से में नहीं है वो उदासीन तो है ही। मुझे अभी तक कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा वर्ग नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि साहब ये सरकार बनी है या जो सरकार चल रही है, देखिए ये लोग क्या करते हैं। ये कहने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। हर आदमी कह रहा है कि अब तो जो है सो है, ये इनसे तो कुछ होगा नहीं, कोई नया ही चाहिए। तो ये एक भावना हर जगह सुनने को मिली। खास करके जो लोग इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जिनका सो कॉल्ड अभी महागठबंधन है, उनके पदाधिकारी भी यही बताते हैं कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं सकता है। एक और जो बड़ी बात दिखी कि दलितों की जो स्थिति है, दलित महादलितों की जो स्थिति है, उनके गांव की, उनके टोलों की, बिल्कुल उसमें कोई सुधार मुझे नहीं दिखा। सबसे ज्यादा गरीबी और बदहाली के हालत में आज भी दलित महादलित हैं। लोग हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, अपने घरों के अंदर ले जाते हैं, दिखाते हैं। ज्यादातर दलित गांवों में, दलित घरों में एक चौकी, एक खटिया तक नहीं है। लोग आज भी उसी झोपड़ी में, मिट्टी के घर पे, जमीन पे रहने को मजबूर हैं, या चादर बिछाकर उसी में रहते हैं। बहुत ऐसे दलित घर हैं जिनमें 3-3, 4-4 महीने घरों में उनके पानी रहता है, क्योंकि वो लो एरिया में गांव के बने हुए हैं। दलितों के बाद जिस समाज की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह दिखी वो है मुसलमान।
यहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके गाँव की स्थिति, और बड़े बड़े गांव हैं, मैं दोनों चंपारण में करीब 10 या 12 ऐसे गांवों में हो के गुजरा हूँ जहाँ पर माइनॉरिटी 5000 से ज़्यादा है। उन गांवों की स्थिति भयावह, मतलब बिल्कुल भयावह है। वहाँ के सड़कों की, वहाँ के विद्यालयों की, वहाँ की गलियों की, वहाँ की नालियों की या घरों की स्थिति भी देखकर आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गरीबी है। अभी कल हम सिसहनी से गुजर रहे थे, वहाँ पर मुझे लगता ही नहीं कि उस गांव में कोई गाड़ी जा भी सकती है, कोई रास्ता ही नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति तो पूरे बिहार में खराब है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के आ जाने से सड़कों की स्थिति सुधर गई है, लेकिन जब 70 दिन चलने के बाद ये बिल्कुल प्रमाणिक तौर पे विश्वास से कह सकता हूँ कि सड़कों की स्थिति, ग्रामीण सड़कों की स्थिति शायद लालू जी के जंगल राज के जमाने से भी बदतर है या करीब करीब वही है। स्टेट और नेशनल हाईवे पर जरूर कुछ सुधार है, लेकिन ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण गलियों नालियों की स्थिति जितनी बदतर थी, कमोवेश वही स्थिति बनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बदहाली जो देखने को मिली वो दलित महादलित बस्तियों में, उसके बाद मुस्लिम बस्तियों में, और उसके बाद जो अति पिछड़ा समाज है, नोनिया, बिन, तुरहा, ततवा, कमकर, बस इस तरह के जो आप गांव में जब चलते हैं पैदल तो लोग, आप चाहे ना चाहे, लोग बताते हैं कि ये कमकरों का टोला है, ये नोनिया लोगों का गांव है, ये बिन समाज के लोग रहते हैं। वो देखकर ही आपको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर। मतलब गरीबी तो सबके लिए है, लेकिन इन वर्गों में, और ये मैं विशेष तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि इनके नाम पर, इन्हीं वर्गों के नाम पर हजारों करोड़ रुपया हर साल बजट से, सरकार के पैसे, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। इनकी दयनीय स्थिति है, इनके बच्चों की स्थिति, इनके रहने की दशा वो बिल्कुल भयावह है। आज भी आप जब गांव में हम लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मेरे साथ कोई सुरक्षा होती नहीं है, तो हर व्यक्ति आके जो बताता है वो यही बताता है कि साहब एक घर दिलवा दीजिए, या हमारे बच्चे के लिए कुछ पढ़ने की व्यवस्था कर दीजिए, या 400 रुपये की पेंशन के लिए मारामारी है, इतनी मारामारी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 400 रुपये का जो पेंशन लोगों को मिल रहा है, उसमें भी सिस्टमेटिक तरीके से लोगों ने बताया कि पहली बार पेंशन में नाम लिखने के लिए 200 रुपया, और जब पेंशन मिलने लगे तो हर महीने 20 रुपये लिया जाता है। ये मतलब आश्चर्यजनक लेवल का भ्रष्टाचार है कि 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन में भी 20 रुपया पीसी के तौर पे काटा जा रहा है। एक और जो बात जो कि मुझे पश्चिम चंपारण में नहीं सुनाई दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर पूर्वी चंपारण में सुनाई दे रही है, आपके इंटरेस्ट का हो सकता है, कि जो ये प्रधानमंत्री का अनाज योजना है, जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, इसमें हर प्रखंड के स्तर पर बिल्कुल व्यवस्था बनाकर हर क्विंटल पर पहले, आज से 3 महीने पहले तक 30 रुपया, और अभी लोग बता रहे हैं कि 39-40 रुपया लिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि, अफसर, इंक्लूडिंग विधायक, ये पैसा ले रहे हैं लोग। ये इतनी मतलब शर्मनाक बात है कि जो 5 किलो अनाज समाज के सबसे दबे कुचले गरीब लोगों के लिए दिया जा रहा है, उस अनाज से जन वितरण प्रणाली के जितने लोग मुझे मिले, वो लोग बता रहे हैं कि साहब, क्योंकि जनता शिकायत ये कर रही है कि उनको 5 किलो के बजाय 4.5 किलो या 4 किलो अनाज मिल रहा है। जब मैंने जन वितरण प्रणाली जहाँ से इनको अनाज मिलना है उनसे बात करी, तो उनका ये कहना है कि साहब, हम लोगों को 30 रुपये से 40 रुपये प्रति क्विंटल हर प्रखंड में अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को देना पड़ता है, और ये पैसा सिस्टमेटिक तरीके से काट कर एक जगह पहुंचा दिया जाता है, जिसमें सब लोग मिलकर अपना बंटवारा करते हैं। और मैं विधायकों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिन क्षेत्रों से मैं गुजरा हूं, लोगों से मैंने पूछा है, जन वितरण प्रणाली जो भी इस व्यवस्था में जो पैसा ये बटोरने वाले लोग हैं या देने वाले लोग हैं, वो सब बता रहे हैं कि विधायक से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति इसमें पैसा ले रहा है, और एक प्रखंड में करीब करीब 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज आ रहा है। जो बड़ा प्रखंड है वहाँ ज़्यादा आ रहा है, जो छोटा प्रखंड है वहाँ कम आ रहा है। तो 15,000 से 25,000 क्विंटल पर प्रति क्विंटल पहले 3 महीने पहले तक 30 रुपया, और अब करीब 39-40 रुपये क्विंटल पर पैसा काटा जा रहा है। और उसका खामियाजा ये है कि जो लोग अनाज बांट रहे हैं वो आधा किलो या 1 किलो कम कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा आखिर आएगा कहाँ से।
ये बात मुझे पश्चिम चंपारण में सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, ये दावे से नहीं कह सकता हूँ कि पश्चिम चंपारण में चोरी नहीं हो रही है, शायद किसी ने बताया ना हो, लेकिन पूर्वी चंपारण में तो हर प्रखंड में लोग मुझे इस बात की चर्चा कर रहे हैं और मैं शायद इसका संज्ञान भी ले रहा हूँ। मैं लोगों से पूछ भी रहा हूँ कि आपको अनाज कितना मिल रहा है और ये कम मिल रहा है तो जो दे रहा है वो क्यों कम दे रहा है, तो ये बात भी यहाँ सुनने को मिली। दो विषय जो है, एक दो सरकार की 3 बड़ी योजनाएं हैं। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये नीचे सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी इसी में है। 1,40,000 करोड़ 1,40,000 रुपये का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिशियरी को मिलना है, उसमें 25,000 से 40,000 रुपये तक भ्रष्टाचार या सो कॉल्ड पीसी दलाली जो भी आप कह लें, वो लोगों को देना पड़ रहा है। लोगों को वो मिलता नहीं है, लेकिन उसमें नाम लिखने से उसका पूरा रेट लोगों ने मुझे लिख कर दिया है। कई जगह तो मैंने कैमरे पर रिकॉर्ड कराया है कि 1,000 रुपये लगता है नाम लिखने के लिए, 2,000 रुपये लगता है नाम को ऊपर भेजने के लिए, मतलब हर चरणबद्ध वो 25,000 से 40,000 रुपये तक वसूला जा रहा है और सारे लोग उसमें मिले हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बड़ी संख्या में लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। मैंने ये देखा कि भाई ये आवास की डिमांड इतनी ज़्यादा है या हम लोग, मतलब इसका विषय क्या है, तो मैंने इसका सरकारी आंकड़ा निकलवाया कि केंद्र सरकार से जो बिहार की एलिजिबिलिटी है उसमें हम लोग कितना पैसा ले रहे हैं। तो पता चला कि पिछले 5 सालों में बिहार सरकार 60% ही अपने एलिजिबिलिटी का पैसा केंद्र से ले रही है। 40% पैसा हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। ये तब है जब हर दूसरा व्यक्ति घर की मांग कर रहा है, घर की डिमांड कर रहा है। तो भ्रष्टाचार तो एक पहलू है, दूसरा पहलू है कि हर 10 व्यक्ति जिसको मिल सकता था, जिसके लिए बिहार सरकार केंद्र से पैसा ले सकती थी, उसमें सिर्फ 6 लोगों के लिए पैसा हम लोग ले रहे हैं। वही हालत कमोबेश मनरेगा का है। मनरेगा में बिहार सरकार की एलिजिबिलिटी अभी के आंकड़ों के हिसाब से करीब 10 से 12,000 करोड़ साल का है, मतलब हम लोग 10 से 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली से ले सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार पिछले 5 सालों से 40% ही वो पैसा ले पा रही है और उसमें भी पूर्वी चंपारण, चूंकि आप यहाँ के पत्रकार हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार में भी सबसे निचले स्तर पर मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन में है पूर्वी चंपारण, जहाँ पर ये ऑफटेक है 33%। मतलब 100 लोगों को जिनको रोजगार मिल सकता था, उसके मुकाबले 100 दिनों के रोजगार के मुकाबले सिर्फ 33 दिन का रोजगार मनरेगा में दिया गया है। ये हालात है, जब इतनी गरीबी है तो हम लोग इतने, यहाँ के अफसर, यहाँ की व्यवस्था इतनी मोटी चमड़ी की हो गई है कि हम लोग 10-10 हजार करोड़ रुपया दिल्ली में छोड़ दे रहे हैं, उसको ले नहीं रहे हैं अपने लोगों को देने के लिए। वो लेकर आए, उसमें करप्शन वो एक पहलू है, लेकिन पैसा दिल्ली से हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। इंदिरा आवास में 40% और मनरेगा में करीब 60% पैसा बिहार सरकार सरेंडर कर रही है। तीसरा जो बड़ा एक स्कीम जो चल रहा है, शौचालय योजना। शौचालय की जो योजना है, स्वच्छ भारत अभियान ODF का जो स्कीम है, ये पश्चिम चंपारण के मुकाबले पूर्वी चंपारण में मुझे स्थिति थोड़ी बेहतर दिखी। पश्चिम चंपारण में तो ये 90% पूरा ही फेक है, पूरा बंदरबाट हुआ है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ODF की आप बात कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण में भी ODF की स्थिति नहीं है, लेकिन खुले में शौच पश्चिमी चंपारण के मुकाबले मुझे थोड़ा बेहतर स्थिति में दिखा। खासकर जब मैं पहाड़पुर से घुसा हूँ, पहाड़पुर, अरेराज, सिद्दी, तुर्कौलिया, रक्सौल तक ये स्थिति मुझे बेहतर दिखी। हालांकि रक्सौल के बाद जब मैं चल रहा हूँ, आदापुर, बड़ा साहन या चिरैया, यहाँ ढाका, इन प्रखंडों में स्थिति कमोबेश वही है जो पश्चिम चंपारण में है। ये बिल्कुल दिखाता है कि ODF की बात पेपर पर ही है। शौचालयों के निर्माण में जो लोगों ने बताया कि 2,000 से 6,000 रुपये तक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने लिया है, 12,000 रुपये लाभार्थी को दे दिया गया, उसके बदले में 2,000 से 6,000 रुपये ले लिया गया। शौचालय बहुत लोगों ने बनाए, बहुत लोगों ने बनाए ही नहीं है, इसलिए ODF की जो पूरी प्रक्रिया है वो करीब फार्स है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी योजना जो बिहार में चलती है और बड़ी चर्चा होती है, वो नल के जल योजना की है। उसकी स्थिति भी, नल जल योजना में भी पूर्वी चंपारण में स्थिति पश्चिम चंपारण के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। पश्चिम चंपारण में 90% से ज्यादा वार्ड में हर घर नल की योजना करीब बंद है, चली नहीं, बनी तो चली नहीं। 90% जगह पे लोग बता रहे थे कि पानी नहीं मिल रहा है। पूर्वी चंपारण में ये आंकड़ा हम लोग का अभी तक का करीब 70% है, मतलब 70% जगहों पर नल जल योजना नहीं चल रही है। लेकिन
पश्चिम चंपारण में 10% या 8% के मुकाबले पूर्वी चंपारण में 25-30% जगहों पर लोगों ने ये बताया कि नहीं, नल जल में पानी आ रहा है। एक और जो समस्या जो हम लोग बिहार में मानकर चलते हैं कि बिजली आ गई है, जरूर हर जगह जहां हम लोग गए हैं बिजली जरूर आ गई है। बिजली को लेकर एक जो बड़ी शिकायत है वो गलत बिल का आना है। हर गांव में लोग ये बता रहे हैं कि बिजली के जो बिल हैं वो बहुत बढ़ के आ रहे हैं, गलत, लोगों की नज़र में गलत आ रहे हैं। अभी तक 70 दिन में दोनों जिलों को मिलाकर मुझे 2000 से 70,000 रुपए तक एक्स्ट्रा बिल आने की का कंप्लेन करने वाले लोग मिले हैं। ऐसे भी गांव मिले जहां 40-40, 50-50 गांव लोगों के बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है गलत बिल के चक्कर में। या ऐसे भी लोग मिले जो गांव को छोड़कर भाग गए, उन पर फौजदारी का केस हो गया है। तो ये एक समस्या है जो आने वाले 1-2 साल में बहुत बड़ी समस्या बन सकती है समाज के स्तर पर, क्योंकि बिजली की जो बढ़ी हुई या गलत बिल जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये गलत है और ये वो देने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य तो सब ध्वस्त है ही, उसके बारे में कोई मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य को लेकर कोई बात करना बेमानी है, क्योंकि जिन जगहों पर मैं चल रहा हूँ, पंचायत में, गाँव में, यहाँ पर कहीं कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अच्छा है कि खराब है, जब है ही नहीं तो बात करना ही बेमानी है। स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए लोग ज़्यादातर ग्रामीण चिकित्सकों पर आधारित हैं, या उससे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो प्राइवेट चिकित्सा के लिए मोतिहारी जाए, पटना जाए। पश्चिम चंपारण में लोग यूपी में गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर जाते हैं। पूर्वी चंपारण में जो लोग मुझे मिले, ये ज़्यादातर लोगों ने बताया कि वो मोतिहारी या पटना वगैरह जाते हैं। कहीं पर भी मुझे कोई फंक्शनल सब सेंटर, सब PHC या ब्लॉक के स्तर का कोई बड़ा अस्पताल दिखा नहीं। ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, अनुमंडल और जिलों में चूंकि मैं जा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं वहां की स्वास्थ्य जो सुविधा है उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं गया नहीं हूं वहां पे। लेकिन जिन गांव पंचायतों में मैं जा रहा हूं, कई ब्लॉक के हेडक्वार्टर से भी गुजरता हूं, वहां पर कोई सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया तरीके से है, चल रहा है, इसकी सूचना, इसकी जानकारी या ये देखने को अभी 70 दिन में मुझे नहीं मिली। ये मोटे तौर पे मेरा अनुभव है, बाकी अब आप अपने सवाल कर सकते हैं।